Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School, CBSE Vasai. Children, today we will learn class 5th Hindi literature lesson number 18, lesson name चुनौती हिमालय की पार्ट 2। बच्चों, पाठ के पहले भाग में हमने देखा जवाहरलाल अपने चचेरे भाई किशन और कुली के साथ अमरनाथ की यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बर्फीले चट्टान, बर्फीली हवा और पेड़ पौधे रहित खालीपन और वीरान रास्ता मिलता है। ठंडी बर्फीली हवाएं बदन को काटती हैं तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती हैं। जवाहरलाल आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों-त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। तो जवाहरलाल नेहरू बढ़ते ही जा रहे थे दिक्कतों के बावजूद। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ाई चढ़ने लगे पर्वती, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बच्चों, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस लेने में हमको परेशानी होती है। वैसा ही हुआ। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। अत्यधिक ठंड होने की वजह से नाक से खून आने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। जो लोग पर्वत पे जाते हैं, हिमालय यात्रा पे जाते हैं, वो अपने साथ ज़रूरी चीज़ें रखते हैं बच्चों। उसमें मेडिसिन्स भी होती हैं और कुछ प्रमुख उपचार की चीज़ें भी होती हैं। तो जवाहरलाल ने भी चीज़ें रखी हुई थी उपचार की। तो उस कुली का उन्होंने उपचार किया जिसकी नाक से खून बह रहा था। और उन्हें खुद भी कनपटी यानी कि नाक और कान के बीच का जो हिस्सा होता है वो कनपटी कहलाता है। तो वहाँ पर उनको तनाव यानी कि अंदर एक भारीपन और दर्द सा महसूस हो रहा था। लगता था उनको कि जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो। फिर भी जवाहरलाल ने अपना इरादा नहीं बदला आगे बढ़ने का और वो आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। ओझल मतलब गायब होना। तो अब बर्फ भी पड़ने लगी थी। बर्फ पड़ने के कारण क्या हो गया? फिसलन बढ़ गई और फिसलन के कारण चलना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से अब थकान भी होने लगी थी और सीधी चढ़ाई थी आगे। तभी उनको सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। बर्फ से भरा हुआ एक मैदान नजर आया जिसके चारों ओर छोटे छोटे क्या थे? हिम शिखर थे, मतलब बर्फ के शिखर थे। पहाड़ की तरह छोटे छोटे चारों तरफ मैदान के हिम शिखर थे। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी देवता का मुकुट हो। देवता का मुकुट कैसा होता है बच्चों? आपने देखा होगा, बीच में गोल सा और उसके किनारे तिकोने तिकोने आकार में निकले हुए शिखर। तो इसी तरह से हिम शिखर थे और बीच में मैदान। तो देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। तो कितना सुंदर था ये नज़ारा, आँखों को और मन को तरोताजा कर गया। लेकिन बस एक झलक दिखाकर ये नज़ारा वापस गायब हो गया, ओझल हो गया। क्यों? क्योंकि बर्फबारी हो रही थी, इसलिए ये झलक दिखी और तुरंत ही आँखों के सामने से ओझल हो गई, गायब हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। तो अभी दिन के 12 बज गए थे और वो लोग निकले कब थे? सुबह 4 बजे। तो लगातार चढ़ाई कर रहे थे वो लोग। और इस समय कितनी ऊंचाई पे थे? इस समय करीब 16,000
फीट की ऊंचाई पर वो लोग थे। अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। साहब, लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। तो बच्चों, इस समय वो जहां पर थे, वो स्थान अमरनाथ की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचा था और वहां से अमरनाथ की गुफा का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन फिर भी जवाहरलाल की चाल में ढीलापन नहीं था, सुस्ती नहीं थी। वो अभी भी उतने ही फुर्तीले थे। बदन में कोई सुस्ती उनके नहीं आ रही थी कि मैं थक गया हूँ बदन। वो उसी फुर्तीलेपन के साथ आगे बढ़ रहे थे। हिमालय ने उनको चुनौती दी थी और उन्हें चुनौती मंजूर थी। निर्गम, निर्गम मतलब जहाँ कोई जाता ना हो, उस पथ को, उस रास्ते को पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था कि मैं जाऊंगा। कुली कहता है, साहब लौट चलिए, पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा। वो कैंप वापस चलने की बात कर रहा था। कैंप भी वहां से काफ़ी दूर था और वापस जाने तक शाम हो जाएगी। लेकिन जवाहरलाल कहते हैं, हम तो अभी अमरनाथ पहुंचे ही नहीं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया वापस लौटने का विचार। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। तो किशन बोलता है कि सामने उस मैदान के पार ही तो अमरनाथ की गुफा है। तो जवाहरलाल कहते हैं, तो ज़्यादा दूरी नहीं है, बस आधे मील की ही दूरी है। ये आधे मील का मैदान ही है, इसे पार करना है, फिर हम पहुंच जाएंगे। ये कहकर उन्होंने कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थीं, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा, सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाएं, वे खाई में गिर पड़े। तो अब उनके सामने एक सपाट मैदान दिखाई दे रहा था और उसके दूसरी ओर नीचे उतरकर फिर गुफा तक, अमरनाथ की गुफा तक पहुंचा जा सकता था। बहुत फुर्ती से जवाहरलाल आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। दूर से वो मैदान जितना समतल दिख रहा था, उतना था नहीं। पास जाने पर वो दिखा ऊबड़ खाबड़, ताजी बर्फ से चट्टानें ढकी हुई थीं, जैसे लग रहा था उन पे पतली सफ़ेद चादर ढकी हो। गहरी खाइयाँ थीं, गड्ढे बर्फ से भरे हुए थे, बहुत फिसलन थी। कभी कभी पैर फिसल जाता था और कभी पैर बर्फ में धंस जाता था। पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गड्ढे हैं, क्योंकि ऊपर बर्फ की परत थी। बहुत सोच सोच कर कदम या पैर रखने पड़ते थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी अचानक क्या हुआ, सामने एक गहरी खाई आई। बहुत गहरी खाई थी। अचानक जवाहरलाल जी का पैर फिसला, वे लड़खड़ा गए और इससे पहले कि संभल पाते वे खाई में गिर गए। सांप गिर गए, किशन चीखा। जवाहर, भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था।
तो किशन ने जैसे ही देखा वो चीखा और बोला, सांप गिर गए। जवाहर। भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर रही थी। कस के बोले उनके भाई, जवाहर, और वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। उनके चचेरे भाई रस्सी से बंधे थे जवाहरलाल, वे हवा से लटक रहे थे। कैसा झटका लगा उनको। अब उनको दोनों तरफ चट्टानें दिख रही थीं और अंदर गहरी खाई। जवाहरलाल ने कसकर रस्सी को पकड़ा हुआ था। अब वही उनका इकलौता सहारा था और इसी रस्सी के सहारे वे आपस में बंधे हुए थे। बच्चों, पाठ का शेष भाग पार्ट 3 में आज यहीं तक। धन्यवाद।